चलिए भाई, तो रेखा के हमने कौन कौन से रूप पढ़े मैं लिख देता हूँ। एक तो हमने पढ़ा y बराबर mx प्लस c, यही पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x। तीसरा हमने पढ़ा x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू। इनसे संबंधित सारे सवाल भी हमने कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे बिंदु x1, y1 से सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की। ये हमारा अगला टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। बिंदु क्या है हमारे पास? x1, y1। इसके अलावा एक सरल रेखा है जिसका समीकरण आपको दिया हुआ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मान लो अगर ये वाला रूप दिया है तो हम y को इधर ले जाएंगे, mx माइनस y प्लस c बराबर 0। ये वाला रूप दिया है तो m की x से गुणा करके, सबकी गुणा करके, फिर पहले x फिर y फिर c बराबर 0, यानी पहले x वाला पद फिर y वाला फिर जो अचर पद होगा बराबर 0। ये वाला समीकरण दिया है तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 बराबर 0। बात समझ आ गई? ये सरल रेखा का स्टैंडर्ड रूप है। सामान्य समीकरण यही होता है ax प्लस by प्लस c, जो कक्षा 9 में दो चरों में रैखिक समीकरण के रूप में आपने पढ़ा था, जिसमें आपको सिखाया गया था कि दो चरों में रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। आपने कहा था अनंत हल होते हैं। वो हल बिंदु के रूप में होते हैं। उनमें से कोई 2 हल, 3 हल, 4 हल उसने निकलवाए थे। फिर उनमें से 2 हल निकले थे, वो x और y के मान थे। ठीक है, तो एक x y का मान एक उसका बिंदु रूप देके, फिर दूसरा हल से x y का मान बिंदु रूप देके जब हम जोड़ा तो एक सरल रेखा आ गई थी। उस सरल रेखा पे स्थित जितने बिंदु हुआ करते थे वो सब उस समीकरण को संतुष्ट करते थे। यानी दो बिंदुओं को, यानी दो हलों को अगर हम ग्राफ में लेकर एक सरल रेखा बनाते थे तो उस सरल रेखा पे स्थित सभी बिंदु उस समीकरण के हल हुआ करते थे। वहाँ पे आपको और डिटेल में नहीं बताया गया। यहाँ आप समझ लीजिए कि वो जो सभी बिंदु हुआ करते थे वो इस समीकरण के हल थे, जो एक सरल रेखा के रूप में निरूपित की जा सकती है। अब हम समीकरण और सरल रेखा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये जो समीकरण है इसको सरल रेखा क्यों करें, क्योंकि ये समीकरण सरल रेखा के रूप में निरूपित हो सकती है। एक बार x0 लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, y मान 0 लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, दो बिंदु आ जाएंगे, ग्राफ में लगाइए, दोनों को जोड़िए, आगे सरल रेखा जो सरल समीकरण में निरूपित करेगी। चलिए, किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी कैसी होती है? हमेशा लंब, वरना तो करोड़ों दूरियां हो जाएंगी, है ना भाई। ये भी दूरी होगी, इसमें तो करोड़ों बिंदु हैं। हर बिंदु की दूरी, अगर किसी एक बिंदु से दूसरे सरल रेखा की दूरी निकालनी है तो दूरी तो रेखा की और बिंदु की नहीं होती, दूरी तो बिंदु और बिंदु की होती। तो हम सरल रेखा पर कोई बिंदु लेंगे, उससे दूरी निकालेंगे, तो वो तो करोड़ों अरबों आएंगी, अनगिनत आएंगी। लेकिन उनमें एक विशेष दूरी होगी जो न्यूनतम होगी। वो दूरी होगी इस बिंदु से इस सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, कक्षा 10 में भी उसको रिवीजन किया था कि सिद्ध कीजिए किसी बिंदु से किसी सरल रेखा पर न्यूनतम दूरी उस सरल रेखा पर लंब होती है। उसको हमने सिद्ध भी किया था। ये बिंदु लिया था और ये एक बिंदु लिया जो न्यूनतम है, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी बिंदु थी। हमने कहा अगर ये न्यूनतम है तो इसका मतलब ये बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भुजा इससे बड़ी है। और फिर हमने उसको एक वृत्त का रूप, वृत्त का केंद्र दे दिया था, और वृत्त का केंद्र देकर हमने कहा मान लो ये अगर त्रिज्या है और बिंदु यहाँ स्थित है, तो अगर बिंदु आपका वृत्त के बाहर जाएगा तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु जो होगा वो त्रिज्या से कैसा होता है? बड़ा होता है। इस वृत्त वाले कंसेप्ट से भी हमने उसको सीखा था। कक्षा 10 में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ जाए। अब हम इस बिंदु की सरल रेखा से क्या निकाल रहे हैं? दूरी। ठीक, अब हम उसको ज्योमेट्री, एनालिटिकल मेथड कहते हैं इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम एक बिंदु की सरल रेखा से क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चित्र बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब हम चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्स अक्ष होगा और एक वाई अक्ष होगा, और क्या होगा साथ में? मूल बिंदु। एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक 0 होता है, वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक 0 होता है। अगर किसी समीकरण में x बराबर 0 लेने पर अगर लिया तो क्या होगा? x बराबर 0 लेने पर 0 प्लस dy प्लस c बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया? एक तरह से अगर मैं कहूँ आपसे तो y अंतःखंड निकाल दिया मैंने पिछली बार पढ़ाते हुए बताया भी कि y अंतःखंड निकालना है तो x का मान क्या रख दोगे? 0। तो y का जो भी मान आएगा वो y अंतःखंड होगा। y अंतःखंड क्या होता है? सरल रेखा जहाँ y अक्ष को काट रही है उस बिंदु का निर्देशांक। मान लीजिए क्या है निर्देशांक?
0 माइनस सी अपॉन। अब सरल रेखा एक्स एक्स पे कहाँ काटेगी, तो क्या करेंगे, एक्स एक्स पे कौन जीरो होता है, वाई, वाई बराबर 0 ले लीजिए, वाई बराबर 0 लोगे, इस समीकरण में रख दो ax प्लस 0y प्लस सी बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सी अपॉन k। अरे ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर x का मान अगर बिंदु अगर y 0 लिया और x ये बिंदु क्या बना, माइनस सी अपॉन k, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है जो हम हर क्वेश्चन में अपना लेंगे। x 0 लो, y का मान आ गया, एक बिंदु मिला, y 0 लिया, x का मान आ गया, सॉरी हाँ y 0 लिया, x का मान आ गया, दूसरा बिंदु। किसी भी समीकरण को ग्राफ में लगाने की बहुत सामान्य प्रक्रिया है। दोनों बिंदुओं को जोड़ दीजिए और दोनों बिंदुओं को जोड़कर आगे बढ़ाए, ये a और ये बिंदु कितना है, यहां तक कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी। ये लंबाई कितनी है, ये माइनस आ रहा है, आने दो, क्योंकि हो सकता है ए या सी में से किसी एक का मान ऋणात्मक हो जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि माइनस वाला यहाँ को ले लिया, वो माइनस ले लिया, सी का मान हो सकता है ऋणात्मक है, तो कैसा हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। अब एक बिंदु ले लेते हैं P, बिंदु का निशान क्या है, x1, अगर मैं ये तीनों को मिला दूं, क्या बन गया, कोई दिक्कत। और अगर मैं यहाँ लंब डाल दूं, तो क्या हुआ, तो हमारे पास जो एक त्रिभुज था, अब मुझे निकालना क्या है, समझाओ ये बात बताओ, निकालना क्या है मुझे, इस बिंदु से P से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो अब इस बिंदु से मान लेता हूं मैं, ये है लंब PM जो है वो क्या है, बिंदु P से कहां पर, सरल रेखा AB पर डाले गए इसकी लंबाई, लंब की लंबाई। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं, बिंदु P से सरल रेखा, क्या नाम है सरल रेखा का, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की दूरी। क्लियर हो गई बात, दोनों बातें, चाहे आप बिंदु से रेखा पर लंब डाल दो, बिंदु से रेखा पर लंब कहलाएगा, और दूसरा है इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, दोनों एक ही। ठीक, अब जरा ये दूरी निकाल लो, AB कितनी आएगी, वर्गमूल, क्योंकि ये दूरी कितनी है, माइनस सी अपॉन बी, ये कितनी है, सी अपॉन, कितना आ गया, माइनस सी अपॉन बी का वर्ग प्लस माइनस सी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन, क्या बचा, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, कहाँ आया, तो दिक्कत ये निकल रहा है, ये किसका मान निकल रहा है, ए बी का मान निकल कर आया, और ए बी स्क्वायर का मान कितना है, ए बी का निकालो, सी वर्गमूल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और सी यहाँ एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहाँ पर, वर्गमूल में। फिर हमारे पास ये आ जाएगा सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, इसका मान निकल कर आया, ए। कोई दिक्कत इसमें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था 1/2, याद आया, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, और क्या कहा था हमने, 123, 231 और 300। ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसके शीर्षों का निशान x1 y1 x2 y2 और x3
वाई, तो x1 y1 तो ये हो गया, इसको x2 y2 कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, मान लगा x1 तो x1 ही रहा, y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है c अपॉन v, माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है, प्लस x2 कितना है माइनस c अपॉन y3 कितना है माइनस c अपॉन माइनस y1 कितना है y1 ही, प्लस x3 कितना है x3 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सब 0, कोई दिक्कत, ये स्मॉल करली ब्रैकेट थी तो करली ब्रैकेट कंफ्यूज ना हो जाओ। तो 1/2 कितना आ गया cx1 अपॉन b माइनस माइनस प्लस c² अपॉन ab माइनस माइनस प्लस cy1 अपॉन a, बाकी सब तो गुणा कौन कर रहा है इसको, एक बढ़ रहा है, इसका क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज PAB का क्षेत्र। मैं समझता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं भी आया तो मैं फॉर्मूला प्रूव करवा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, समझ में नहीं आता, नहीं आ रहा, ठीक है, एक दो बच्चे हो सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, प्रयास करें समझने, क्योंकि जिसने प्रूव करना सीख लिया, ठीक है, उसके लिए ये जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बहुत ईजी हो जाएगी। अब त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, PAB का क्षेत्रफल बताओ कौन सा तरीका है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्यों 1/2 आधार कौन है AB और ऊंचाई कौन है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो AB का मान तो अभी निकाल कर रखा था, कितना था c√a² अपॉन AB इंटू BA, और क्षेत्रफल आया कितना इसका 1/2 cx1 अपॉन b प्लस c² अपॉन ab प्लस cy1 अपॉन b। कोई समस्या है तक किसी को, बता दो थोड़ी सी भी हो, 1/2 से 1/2 कैंसिल, एलसीएम आ जाएगा, क्या आ रहा है एलसीएम ab, ऊपर से कॉमन भी तो आ रहा है कुछ, c कॉमन आ रहा है में से, c कॉमन लेके एलसीएम क्या लिया है ab, तो यहाँ a नहीं है तो a से ऊपर नीचे गुणा करोगे कितना आ जाएगा ax1 प्लस ab तो है ही कॉमन, c हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, दो काम एक साथ किए, परेशानी तो नहीं हो रही है, और यहाँ b से ऊपर नीचे गुणा करोगे, ये सब काम दिमाग में होते हैं, ये सब काम दिमाग में, ऊपर नीचे b से गुणा करोगे तो ab तो एलसीएम आ गया, ये b बाई और c तो कॉमन ले लिया, कितना हुआ ये 1/2 c अंडर रूट a² प्लस b² ab मल्टीप्लाई p। यहाँ से मोटी मोटी बात ये निकली कि pm का मान निकला है, हाँ 1/2 pm का मान निकला है, क्या आया pm का मान, इधर भेजो, ये था क्या c ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ab, इधर से ही आया ab अपॉन c अंडर रूट a², ये तो पूरा कैंसिल बन टाइम, ये भी बन टाइम कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, बिंदु P से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई यानी PM, जो बिंदु P से सरल रेखा की दूरी भी है, वो मान निकल कर आया ax1 प्लस c अपॉन अंडर रूट। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका बड़ा आसान, कि सरल रेखा को आप स्टैंडर्ड रूप में लिखिए, मतलब बराबर 0 कर दीजिए, चाहे कोई भी रूप दिया हो, आप इसे किस रूप में लिखोगे इसको, और जिस बिंदु से दूरी निकालना है उस बिंदु में LHS में ये जो टर्म है x की जगह वो बिंदु x1 2 दे रखा होगा तो x की जगह 2 आ जाएगा, y की जगह y1 3 दे रखा होगा 2,3 दिया है तो x की जगह 2 y की जगह 3 प्लस c बराबर 0 नहीं लिखे, बटे वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग प्लस, इसको इस तरह से याद रखें, जो बच्चा इसे ax1 by1 प्लस c बराबर अंडर रूट a² प्लस b² करके याद रखेगा, वो याद कर ले, उसे 10 मिनट याद रहेगा, 20 मिनट याद रहेगा, लेकिन उसका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जाम में कर लेगा रट के तो कंपटीशन में गलत हो जाएगा। 12वीं क्लास के बाद अभी कल पैट की परीक्षा हुई है, दिमाग में बैठा लीजिए, जो क्लर्क लेवल तक की जॉब है,
ठीक है। जैसे बैंक के क्लर्क हो गए, रेलवे के क्लर्क हो गए, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो गए। स्टेट गवर्नमेंट में CPWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट हो गया, या आपका नगर निगम हो गया, वहाँ पे जो क्लर्क लेवल की जॉब है, हमारे स्कूल में भी जो क्लर्क हैं उस लेवल की जॉब के लिए गवर्नमेंट ने पैट का एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया है। 12वीं के बाद आपका एग्ज़ाम देंगे, उम्र आपके 18 साल होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। जब वो एग्ज़ाम पास कर लोगे तब किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने के लायक हो पाओगे, वरना आप गवर्नमेंट जॉब तो निकलेंगी लेकिन फॉर्म नहीं भर पाओगे। बात समझ में आ गई? तो पैट का एग्ज़ाम जो है वो इसलिए होगा, इसलिए हर बच्चे के लिए कंपलसरी है कि वो पैट का एग्ज़ाम जरूर दे। ठीक है भाई, इंजीनियर डॉक्टर बनना एक अलग मुद्दा है, अगर उस फील्ड में चले जाए तो अलग बात है, वरना आप जैसे 12th कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट पैट का एग्ज़ाम देना है। अगर पैट का एग्ज़ाम नहीं दिया और गवर्नमेंट वैकेंसी आई तो फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले क्रीम निकालने के लिए कि भाई ये बच्चे हमारे जो हैं ये वाले हैं जो इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए पहले से एक फ़िल्टर लगा दिया। कई फिल्टर होते हैं ना, एक पहला फिल्टर लग गया ये। चलो और जानकारी ले लेना, बाकी ये बात आपके सामने हो गई, उतार लीजिए फटाफट।